ये कहानी है एके नाम की एक बेहद साधारण लड़के की, जिसने जिंदगी में सब कुछ खो दिया। उसके पास ना तो पैसे हैं, ना उम्मीद और ना ही कोई सहारा। वो इतना गरीब है कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी उसके लिए एक संघर्ष बन चुका है। बहुत छोटी उम्र में ही उसकी माँ की मौत हो गई थी और अब उसका आखिरी सहारा उसका पिता भी मौत से लड़ रहा है। एके ने हर संभव कोशिश की कि किसी तरह अपने पिता का इलाज करा सके, लेकिन उसके पास एक भी रुपए नहीं। हर दिन वो और ज्यादा निराश और टूटा हुआ महसूस करता। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी किस्मत भी चुपचाप अपना खेल खेलती है। एक दिन ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी ही बदल दी। घर के एक पुराने बक्से में उसे एक रहस्यमयी और अनमोल पत्थर मिला। वो पत्थर इतना कीमती है कि उसकी कीमत सैकड़ों करोड़ों में है। इस चमत्कारी पत्थर ने एक गरीब लड़के की जिंदगी को रातों रात बदल दिया। एक ही जो कभी भूखा सोता था अब करोड़पति बन गया। पर असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है, क्योंकि इस पत्थर के साथ जुड़ा है एक गहरा और रहस्यमयी रहस्य, जिसकी कल्पना कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। कहानी की शुरुआत होती है थाईलैंड के एक छोटे से शहर से। वही रहता है एके, एक गरीब परिवार का लड़का, जिसके जीवन में अब बस अंधेरा ही अंधेरा है। उसका पिता अस्पताल में मौत से जूझ रहा है। सांस लेना उसके लिए मुश्किल हो गया है और उसका दिमाग अब काम करना बंद कर चुका है। डॉक्टरों ने कह दिया अगर जल्द इलाज नहीं हुआ तो वो ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। एके के पास ना नौकरी है ना पैसा, बस एक दिल जो अपने पिता के लिए टूट रहा है। वो अस्पताल के कमरे में बैठा अपने पिता को देखता और भीतर से खुद को बेबस महसूस करता। पिता की पुरानी यादों को देखकर उसकी आंखें भर आई। वो पुराने फोटो एल्बम को पलटता है, तभी उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी। वो तस्वीर थी एक अद्भुत पत्थर की, जिसे उसके पिता ने सालों से संभाल कर रखा था। कहा जाता है कि वो पत्थर बेहद दुर्लभ और बहुमूल्य है। दुनिया में ऐसा पत्थर शायद ही कहीं और मिले। तभी एके के मन में एक विचार आया, अगर मैं वो पत्थर ढूंढ लूं तो शायद अपने पिता को बचा सकता हूँ। वो तुरंत घर भागा और पुराने बक्सों को खंगालने लगा। घंटों की खोजबीन के बाद उसे वो पत्थर वाला बक्सा मिल गया। एके को उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, पर इतना जानता है कि ये पत्थर उसकी किस्मत बदल सकता है। उसके पिता ने हमेशा इस पत्थर को रहस्य बना कर रखा, कभी इसके बारे में किसी को नहीं बताया। पर अब वही पत्थर एके की जिंदगी का सबसे बड़ा उम्मीद बन चुका है। एक उम्मीद जो उसे गरीबी, दुख और निराशा से निकालकर एक नई किस्मत के दरवाजे तक ले जाएगी। एके का पिता उस रहस्यमय पत्थर को हमेशा छिपा कर रखता था, कभी किसी को दिखाता तक नहीं था। पर अब जब उसका पिता बीमार पड़ चुका है तो वो पत्थर ही एके के परिवार की आखिरी उम्मीद बन गया। एके ने तय किया कि वो इस पत्थर के बारे में सब कुछ जानेगा। वो इंटरनेट पर जाकर पत्थरों के बारे में जानकारी खोजने लगा। कई वेबसाइटों और पुराने लेखों को पढ़कर उसे पता चला कि ये पत्थर बहुत ही दुर्लभ और कीमती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके बारे में कोई भी विस्तृत जानकारी कहीं उपलब्ध नहीं। बस इतना ही लिखा है कि प्राचीन काल में लोग इस पत्थर को बहुत मूल्यवान मानते थे और कई लोग इसे अपनी जिंदगी से भी ज्यादा संभाल कर रखते थे। अब एके के मन में कई सवाल उठने लगे। क्या ये पत्थर असली है या नकली? अगर मैं इसे बेच दूं तो क्या सच में मुझे इतने पैसे मिलेंगे? अगर मिल गए तो क्या मैं अपने पिता का इलाज करा पाऊंगा? पर तभी उसे एक पुरानी खबर याद आई। कई साल पहले उसने सुना था कि एक व्यक्ति को ऐसा ही पत्थर मिलने के कारण उसकी हत्या कर दी गई थी और उसके बाद वो पत्थर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। ये सोचकर एके का मन कांप उठा। उसके दिल में एक नया सवाल उठा, अगर ये वही पत्थर है तो मेरे पिता के पास ये कैसे आया? क्या किसी ने उन्हें दिया था या फिर इसके पीछे कोई छिपा हुआ रहस्य है? वो अपने पिता पर शक नहीं कर सकता, क्योंकि उसने उन्हें हमेशा ईमानदार और नेक इंसान के रूप में जाना है। पर यह सोचकर उसका मन बेचैन हो उठा, क्या कहीं मेरे पिता ने ये पत्थर चोरी की है या इसके पीछे कोई और कहानी है? इन सवालों ने उसकी रातों की नींद उड़ा दी। अगले दिन एके ने तय किया कि वह इस पत्थर को बेच देगा। वो चला गया थाईलैंड के एक पुराने स्टोन मार्केट में, जहाँ हर तरह के रत्न और पत्थरों की खरीद बिक्री होती है। इस जगह का पता उसे इंटरनेट से मिला था। बाजार में दाखिल होते ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो पहली बार ऐसे बाजार में आया है जहाँ हर दुकान में चमकते पत्थर और कीमती रत्न सजे हैं। वो बेहद नर्वस है, क्योंकि अगर किसी ने उसे इस पत्थर के बारे में पूछा तो उसके पास कोई जवाब नहीं। वो कई दुकानों में घूमता रहा, जब तक कि उसे एक दुकान में वैसे ही चमकीले पत्थरों की सजावट न दिखी। हालांकि वे असली नहीं है,
सिर्फ डेमो के लिए रखे गए हैं। वो दुकान में गया और दुकानदार को अपनी पत्थर दिखाकर बोला, भाई साहब जरा बताइए इनकी कीमत कितनी होगी। दुकानदार ने पत्थरों को हाथ में लिया, काफी देर तक उन्हें ध्यान से देखा और परखा, फिर एक लंबी सांस लेकर बोला, देखो बेटा, ये पत्थर तो बहुत पुराने जरूर लगते हैं, लेकिन ये असली नहीं है। फिर भी मैं इन्हें अपनी कलेक्शन में रखना चाहता हूँ। तुम्हें शायद पैसों की जरूरत है, इसीलिए मैं तुम्हें इसके बदले 10 लाख दे सकता हूँ। ये सुनते ही एके चौंक गया। अगर ये नकली है तो इनकी कीमत इतनी ज्यादा कैसे? वो सोचने लगा, अगर नकली पत्थर की इतनी कीमत है तो असली पत्थर की कीमत तो करोड़ों में होगी। उसने तुरंत दुकानदार से पूछा, आप इन नकली पत्थरों के लिए मुझे 10 लाख क्यों दे रहे हैं? क्या आप मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? इन पत्थरों में आखिर ऐसा क्या है? उसी वक्त उसे अपने पिता की याद आई। अगर ये नकली होते तो मेरे पिता इन्हें इतने सालों तक छिपा कर क्यों रखते? दुकानदार ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे बस इतना ही देना है। अगर बेचना है तो बेच दो, वरना अपने पत्थर लेकर चले जाओ। एक ही का दिल धड़कने लगा। अब उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या ये पत्थर सच में नकली है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे कोई जानना नहीं चाहता? दुकानदार ने जब एके को नकली पत्थर कहकर ठगने की कोशिश की तो उसने अपने पास बैठे एक बूढ़े आदमी को बुलाया। वो बूढ़ा आदमी पुराने पत्थरों की पहचान करने में माहिर था। दोनों उस पत्थर को ध्यान से देखने लगे और आपस में कुछ फुसफुसाने लगे। पर तभी अचानक दुकान के दरवाजे पर एक लड़की अंदर आई। उसका नाम मी है। उसे देखते ही दुकानदार के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे और गले से आवाज तक नहीं निकल रही, क्योंकि मी कोई साधारण लड़की नहीं, वो एक एंटीक स्टोर एक्सपर्ट है। वो दुनिया के अनमोल रत्नों की पहचान बहुत आसानी से कर सकती है। कौन सा पत्थर असली है, कौन नकली, इसका अंदाजा उसे सिर्फ एक नजर में लग जाता है। वो आगे बढ़ी और बोली, क्या बात है, यहाँ क्या चल रहा है? तुम लोग इतनी देर से क्या चर्चा कर रहे हो? असल में वो दूर से ही सब कुछ सुन चुकी थी और उत्सुकता में उस दुकान तक आ पहुंची। उसने पत्थर को देखने की अनुमति मांगी। दुकानदार ने तुरंत मना कर दिया, ये पत्थर किसी को नहीं दिखाया जाएगा। पर मी जिद पर अड़ी रही। दुकानदार उसकी जिद के आगे हार गया। मी ने फिर सीधे एके से कहा, क्या मैं पत्थर को एक बार देख सकती हूँ? एके ने सोचा, आखिर मैंने तो अभी तक इसे बेचा ही नहीं है, इसीलिए उसने हामी भर दी। मी ने जैसे ही पत्थर को हाथ में लिया, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वो हैरान और उत्साहित होकर चिल्ला उठी, ओ माय गॉड, ये तो असली पत्थर है। पूरा बाजार सन्न रह गया। वो बोली, तुम लोग इस लड़के से झूठ क्यों बोल रहे हो? ये पत्थर कम से कम 10 करोड़ से भी ज्यादा कीमत का है और तुम इसे सिर्फ 10 लाख में खरीदने की बात कर रहे हो। ये सुनकर दुकानदार की हालत खराब हो गई और एके तो हैरानी में डूब गया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसके पास जो पत्थर है वो इतना कीमती और दुर्लभ हो सकता है। दुकानदार ने घबरा कर कहा, मैंने इसे खरीद लिया है, मैंने इसे पैसे देने की बात कर दी है, अब ये पत्थर मेरा है। एके शांत स्वर में बोला, अभी तक आपसे मैंने पैसे नहीं लिए, ना ही मैंने कहा है कि मैं इसे बेचूंगा। आपने खुद ही कीमत बताई है और अब जब मुझे सच्चाई पता चल गई है तो मैं ये पत्थर आपको क्यों बेचूं, क्योंकि आपने मुझे ठगना चाहा। दुकानदार ये सुनकर गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाया, देख लेना, इस पत्थर को कोई भी तुमसे ज्यादा दाम में नहीं खरीदेगा। जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हें रोक दूंगा। पर तभी मी आगे आई और बोली, तुम चिंता मत करो एके, हर साल एक एंटीक स्टोन प्रतियोगिता होती है जहाँ दुनिया के सबसे दुर्लभ पत्थर प्रदर्शित किए जाते हैं। वहाँ जो पत्थर सबसे अनमोल साबित होता है, न सिर्फ उसे सर्टिफिकेट मिलता है बल्कि उसकी नीलामी भी होती है, जहाँ लोग उसे लाखों करोड़ों में खरीदते हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने में मदद कर सकती हूँ, ताकि तुम्हें कोई ठग न सके। एके को विश्वास नहीं हुआ। वो लड़की जो उसे जानती तक नहीं, उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ाई है। मी की सच्चाई और दया देखकर एके के चेहरे पर महीनों बाद मुस्कान लौट आई। उसके दिल में एक उम्मीद जागी, शायद किस्मत ने उसे इस लड़की के रूप में एक सच्चा साथी भेजा है। गहराई से बात करने के लिए वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठ गए। मी ने गंभीर स्वर में कहा, अगर मैं समय पर नहीं आई होती तो वह दुकानदार तुम्हें बेवकूफ बना देता और तुम्हारा पत्थर छीन लेता। एके ने धीरे से कहा, क्या तुम इस पत्थर के इतिहास के बारे में जानती हो? मी ने हामी से हिलाया और बताने लगी, ये पत्थर 70 के दशक में बना था और असली पत्थर की पहचान करने की एक आसान सी तकनीक भी है। इसके सतह पर कोई दाग नहीं होता, ये बेहद चिकना और दाग रहित दिखता है।
शक करने से पहले ही मी ने एक चाल दिखाई। उसने पानी के गिलास में पत्थर डाल दिया। एके को थोड़ी घबराहट हुई, पर मी मुस्कुराकर कहने लगी, डरो मत, कुछ नहीं होगा, ये असली पत्थर है। पानी के अंदर दाग धब्बे स्पष्ट दिख जाते हैं। इस तरह से तुम और अच्छे से जांच कर सकते हो। मी की बातें सुनकर एके ने उत्सुकता से पूछा, तुमने ये सब कैसे सीखा? किसने तुम्हें बताया? मी की आंखों में गर्मी आ गई। मेरे पिता पत्थरों के विशेषज्ञ हैं, जॉर्ज नाम है उनका। वो थाई बौद्ध समिति के अध्यक्ष भी है। बचपन से मैं उन्हीं के साथ रही और पत्थरों के बारे में बहुत कुछ सीखा। मी का सरल और निस्वार्थ व्यवहार से एके का मन भर आया। वो रात को घर लौटकर भी मी के बारे में इंटरनेट पर खोजने बैठ गया। उसकी उंगलियों में हल्की सी बेचैनी और दिल में नई सी उम्मीद है। उसने देखा कि मी पत्थरों के क्षेत्र में सम्मानित परिवार से है और इसी मदद के साथ एके की तकदीर का नया अध्याय धीरे धीरे खुलने लगा। पत्थर की असलियत, उसके पीछे का रहस्य और उन फैसलों का सिलसिला जो अब एके को अमीर बनाने के रास्ते पर ले जाने वाला है। अगले दिन लड़की एके को शहर घुमाने निकली। वहां उसने उसे नए कपड़े भी दिलवाए। उन छोटे छोटे पलों ने दोनों के बीच एक नई दोस्ती की शुरुआत कर दी। कुछ ही दिनों बाद मी की मदद से एके और मी दोनों वहां पहुंचे जहां ऑथेंटिक पत्थरों की प्रसिद्ध प्रतियोगिता लग रही है। वही जगह जहां दुनिया के सबसे दुर्लभ और कीमती पत्थर एकत्र होते हैं। हर कोई अपने पत्थर की अनूठी कहानी सुनाने आया है और जो पत्थर सबसे रहस्यमय और मूल्यवान समझा जाएगा वही तारीफों के बीच चुना जाएगा। मी ने भीतर से महसूस कर लिया कि इस बार बिना एके की कोई जीत नहीं पाएगा, क्योंकि सबसे दुर्लभ पत्थर जो अब तक सामने आया है वो तो एके के पास है। कुछ देर बाद घोषणा हुई, एके प्रतियोगिता का विजेता है। उसे सरकारी प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट भी दिया गया, जिस पर साफ लिखा है कि ये पत्थर लगभग 150 साल पुराना, अनमोल और ओरिजिनल है। इसका मूल्य कम से कम 10 करोड़ के आसपास आंका गया है। वही कुछ ही पलों के अंदर शहर के सबसे बड़े मास्टर, उसी लड़की का पिता, वहां पहुंचे। उन्होंने एके को अपना विजिटिंग कार्ड थमाया और व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए बुलाया। तभी मी जोर से बोल पड़ी, वो मेरा क्लाइंट है, उसकी डील मैं कराऊंगी। और जॉर्ज बिना कुछ कहे वहां से निकल गए। प्रतियोगिता के बाद आसपास खड़े बाकी प्रतिभागी और मीडिया वाले एके के इर्द गिर्द उमड़ पड़े और पूछताछ शुरू कर दी, ये पत्थर तुम्हारे पास कैसे आया? पर एके के पास इन सवालों के जवाब नहीं, इसीलिए वो घबराकर बाल बाल बचकर वहां से भाग निकला। लेकिन उसके बाद कुछ लोग उसे छायादार रास्तों से पीछा करने लगे। वो कोई और नहीं बल्कि दुकानदार के गुंडे थे। दुकानदार किसी भी कीमत पर वो पत्थर अपने पास पाना चाहता है। अगर उसने इन गुंडों से एके का पत्थर छिनवा लिया तो उसकी मंशा पूरी हो जाएगी। पर उस दिन दुकानदार के लोग सफल नहीं हो पाए। एके ने किसी तरह उनकी पकड़ से बच निकलने में कामयाबी पाई। सांझ होते होते एके अपने पिता से मिलने अस्पताल गया। वो गुस्से के साथ पिता से कहने लगा, घर में इतनी कीमती चीजें छुपी रहती है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतने कीमती माल होने के बावजूद हम इतने कष्ट में क्यों जी रहे थे? मुझे क्यों ये सब सहना पड़ा? और उसके पिता से वादा किया कि अब से उनके सारे दुख दर्द दूर करेगा, उन्हें ठीक कराएगा। घर लौटते समय उसने फोन पे मी से बात करने की कोशिश की, पर मी ने कोई जवाब नहीं दिया। बेचैनी में एके ने पत्थर की तस्वीर अपने फोन में कैद कर ली। कम से कम उसके पास इसका कोई प्रमाण तो रहेगा। ठीक उसी क्षण पीछे से कोई काले मुखौटा पहने आदमी आ गया और एके पर हमला कर दिया। उसे जमीन पर पटक कर बेरहमी से पीटा। आदमी बार बार पूछता रहा, वो कीमती पत्थर कहाँ है? पर एके ने किसी हालत में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। हमलावर बार बार धमकी देता रहा, पत्थर मुझे दे दे वरना आज तेरी जान लेकर रहूंगा। जब एके ने हिम्मत दिखाकर भी चुप्पी साधी रही तो आदमी गुस्से से पागल हो गया और उसके हर एक उंगली को मरोड़ कर तोड़ने लगा। दर्द में एके चिल्लाया और कराहता रहा, पर फिर भी उसने पत्थर का ठिकाना उजागर नहीं किया। ठीक उसी समय अचानक किसी ने एके का दरवाजा खटखटाया और वो काला मुखौटा पहने हुए आदमी डर के मारे वहां से भाग गया। दरवाजा खुला और वही दुकानदार आया। उसके हाथ में एक भारी भरकम पैसों का बैग है। वो पैसे देकर बोला, ये लो, ये सारे पैसे ले लो और जो पत्थर है वो मुझे दे दो। पर एके ने कांपते हुए कहा, मेरे पास पत्थर नहीं है। दुकानदार ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और एके पर दूसरी बार अत्याचार शुरू कर दिया। दरअसल एके ने असली पत्थर को किसी के हाथ न लगे उसे बचाने के लिए उसे एक तावीज में बनवाकर वो पत्थर अपने पिता के गले में अस्पताल में पहना दिया ताकि कोई सीधे से उसे छीन न सके।
कठिन परिस्थिति में दुकानदार की यातना झेलते झेलते एके मजबूर हो गया। उसने सोचा अगर मैं आज मर भी जाऊं तो कम से कम पिता की जान तो बच जाएगी, और वो उस दुकानदार द्वारा दिए गए पैसों के बदले उस पत्थर को देने को तैयार हो गया। दुकानदार ने एके को अस्पताल ले जाकर पहले उसके हाथों पर पट्टी बांधी, फिर एके से असली पत्थर मांगा। एके चला गया और पिता के पास से वहां जो उसने तावीज की तरह पहना रखा था निकाल कर दुकानदार को दे दिया। जब दुकानदार ने फिर से पत्थर को नजदीक से देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वो पत्थर असली नहीं नकली निकला। ये देखकर दुकानदार का मिजाज बिगड़ गया। उसने गुस्से में एके को वही अस्पताल में फिर से मारना शुरू कर दिया और चिल्लाने लगा, तूने मुझे धोखा दिया है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे नकली पत्थर देने की। एके के पास जवाब नहीं, वो समझ ही नहीं पा रहा कि ये सब कैसे हुआ। उसने सच सच बता दिया कि उसने असली पत्थर अपने पिता के गले में इसीलिए पहना दी थी ताकि कोई उसे छीन न सके। डर के मारे और बेचैनी में एके ने दुकानदार को वो सर्टिफिकेट भी दिखाया जो उसे प्रतियोगिता में दिया गया था। ये वही असली पत्थर है जिसके लिए मुझे सर्टिफिकेट मिला। मैंने आपको धोखा देने की कोशिश नहीं की। पर यह सुनकर दुकानदार और भी अधिक उग्र हो गया। सच सच बता, असली पत्थर कहाँ रखा है? किसने उसे तेरे से छीन लिया? मैं खुद जाकर उसे ले आऊंगा। एके बार बार अपने भीतर बिताए हुए पलों को याद करने लगा। आखिरी बार पत्थर किसके पास था, वो कहाँ था? तभी उसकी याद में एक झटका सा लगा। असली पत्थर तो आखिर बार उस लड़की के पास ही था। प्रतियोगिता के दिन जब वह खुश था उसने पत्थर को हाथ में लेकर सेल्फी भी ली थी, और उसी हल्ला गुल्ले में उस लड़की ने असली पत्थर चुपके से अपने मुंह में छिपा लिया और एके को हूबहू दिखने वाला नकली पत्थर थमा दिया। और इसीलिए तब से वो एके के फोन और मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही। यानी लड़की ने भी उसे बुरी तरह धोखा दिया। एके के लिए जो भरोसा उसने लड़की में रखा था वो एक झटके में टूट गया। लड़की ने सिर्फ पत्थर पाने के लिए उसकी मदद का नाटक किया। ये सोचकर एके का दिल टूट गया और कोई जवाब न मिलने पर वो मजबूरन उस लड़की के घर जाकर उसे मिलने की कोशिश करता है, पर लड़की ने उसे नजरअंदाज कर दिया और वहाँ से चली गई। तभी लड़की का ड्राइवर आया और धक्का देकर बोला, मैडम से अब तुम नहीं मिल सकोगे। मैडम के पास आम लोगों से मिलने का समय नहीं, अभी यहाँ से चले जाओ। ये सुनते ही एके का मन टूट गया। कैसे किसी इंसान की सोच पल भर में इतनी बदल सकती है, वो समझ ही नहीं पा रहा। फिर भी ड्राइवर की बातों को अनसुना करके एके बार बार लड़की के पीछे पीछे भागता रहा और उसे बात करने की कोशिश करता रहा। वो पागलों की तरह जिद करने लगा, पूछता रहा, तुमने मुझे इतने दिनों तक क्यों धोखा दिया? कुछ समय बाद वो खाली हाथ अपने बीमार पिता के पास लौटा और वहां उसने देखा कि उसके पिता अब जीवित नहीं रहे। वे हमेशा के लिए उससे दूर चले गए, बिना इलाज के दुनिया की मोह माया छोड़ दी। ये दृश्य एके के लिए सबसे बड़ा दुख बन गया। वो खुद को कोसने लगा, क्यों वो अपने पिता का इलाज नहीं करवा पाया। वो अपने पिता की लाश पर टूट पड़ा और सोचने लगा, अगर उस दिन उसने दुकानदार को पत्थर 10 लाख में बेच दिया होता तो कम से कम उसके पिता का इलाज तो हो सकता था। मगर लालच ने उसे धोखा दिलवा दिया। वो लड़की पर भरोसा करके और ज्यादा पैसों की चाह में सब कुछ खो गया। अब एके के लिए सबसे बड़ी दोषी वही लड़की थी जिसने उसे धोखा दिया। अगर वो ऐसा विश्वासघात न करती तो शायद एके के पिता का ऑपरेशन करवा पाता। पिता के जाने के बाद एके की आंखों में बदले की आग जल उठी। उसने ठान लिया कि वो अपने पिता के हत्यारे को कभी माफ नहीं करेगा। साथ ही उसने ये भी ठान लिया कि वो उस पत्थर को लड़की को कभी नहीं देगा। वो पत्थर उसके पिता का था और उसने उसे सालों साल संभाल कर रखा था। एके अपने पिता का अंतिम संस्कार करवाकर फिर एक गुंडे से मिलने गया। उस गुंडे का नाम विक्टर है। एके ने विक्टर के सामने अपनी सारी कहानी खोल दी। पिता की बीमारी से लेकर मौत तक सब कुछ बताया और साथ ही कहा कि अब वो अनमोल पत्थर लड़की के पास है। विक्टर ने कहा कि फिलहाल उसके पास पैसे नहीं है, पर यदि वो पत्थर वापस दिलवा दे तो उसे होने वाली रकम में से एके को आधा दे देगा। बस उसे थोड़ी मदद चाहिए। ये सुनकर विक्टर के अंदर एके के प्रति दया जाग उठी। उसने मन ही मन ठाना और वादा किया कि वो एके की इस नाइंसाफी का बदला लेगा। इस तरह दोनों ने मिलकर योजना बनाई। एक रात विक्टर ने लड़की की गाड़ी बीच रास्ते में रोक दी। उसके हाथ में एक पिस्तौल है। पिस्तौल देखकर वो लड़की सहम गई। विक्टर धीरे धीरे गाड़ी के पास गया और आदेश दिया कि वो दरवाजा खोल दे। जब उन्होंने मी की हालत देखी तो पता चल गया कि वो बुरी तरह डरी हुई है। उसका पूरा बदन खून से सना है और वो थर थर कांप रही है। विक्टर ने तेज आवाज में पूछा, बताओ असली पत्थर तुमने कहाँ छिपा रखा है? मी ने धीरे से कहा, पत्थर मेरे पास था, पर अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा।
कुछ ही देर पहले मुझ पर हमला हुआ। किसी ने मेरा बैग और जेवर छीन लिए और उसी बैग में वो पत्थर भी रखा था। अब वो पत्थर चोर के पास है। विक्टर ने शक की आंखें चमकाई, पर मी ने तुरंत कहा, अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं करते तो मेरे ड्राइवर को देखिए, उस पर भी लुटेरे ने हमला किया था। विक्टर ने ड्राइवर को नजदीक से देखा। उसका पूरा शरीर घायल और खून से लथपथ है। मी ने बेबस स्वर में कहा, मुझे लगता है चोर अब उसी के पास जाएगा जिसने सबसे अधिक दाम दिया होगा, एक बहुत बड़ा पत्थर कलेक्टर जिसे मैं बेचने वाली थी। विक्टर ने सोचा और कहा, अगर हम उस चोर को पहले ही पकड़ ले तो वो पत्थर वापस मिल सकता है। मी ने योजना बताई और तीनों तुरंत उस ठिकाने की ओर रवाना हो गए जहां मी को अंदाजा था कि वो चोर जा सकता है। वहां पहुंचते ही देखते हैं कि वो चोर विक्रेता के पास सचमुच आ रहा है। सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ जैसा मी ने प्लान किया था, पर अचानक वहां एक बड़ी कार आती है और चोर को गाड़ी में घसीट कर ले जाती है। हर कोई हैरान रह गया, चोर को कौन उठा ले गया? ये चेहरा देखने से पहले ही गाड़ी तेजी से चली गई। मी ने पास की सीसीटीवी फुटेज में देखा तो वहां भी सिर्फ एक झलक मिली। गाड़ी इतनी तेज निकली कि नंबर भी साफ नहीं दिख पाया। परेशान होकर एके और विक्टर ने तुरंत पीछे निकलने का फैसला किया। वो तीनों उसी गाड़ी को फॉलो करने लगे। थोड़ी देर पीछा करने पर वे गाड़ी को शहर से दूर एक सुनसान जगह पर रुकते हैं। गाड़ी से उतरा हुआ आदमी देखकर उनकी सांसें थमसी गई। वो और कोई नहीं बल्कि दुकानदार है। चोर फूट फूट कर रोने लगा और बार बार माफी मांगने लगा। दुकानदार ने चोर के बैग से सब कुछ निकालकर जमीन पर फेंक दिया, नोट, गहने, और वहीं वो पत्थर भी मिला। मी और बाकी लोग दूर से सब देख रहे हैं। मी की नजर उस पत्थर पर पड़ी और उसका चेहरा बिगड़ गया। वो समझ गई कि दुकानदार ने चोर को पकड़कर पत्थर वापस ले लिया है। पर जब दुकानदार ने पत्थर को नजदीक से देखा तो उसकी आंखें फैल गई। मी और अन्य लोग तुरंत उसके पास पहुंचे और पत्थर की जांच करने लगे। नजदीक से देखने पर साफ हुआ कि जो पत्थर दुकानदार के पास है वो भी नकली है। असली पत्थर कहीं और गया हुआ है। मी ने सिहर कर कहा, अंदर से चोर ने असली पत्थर किसी और को बेच दिया होगा या उसे पहले ही किसी और ने उठा लिया होगा। विक्टर ने गहरी सांस ली। सबका चेहरा गंभीर हो गया। अब मामला और उलझ गया है। दुकानदार ने चोर को क्यों किडनैप करवाया और असली पत्थर अब किसके पास है, ये पता लगाना बाकी है। तीनों ने तय किया कि असली पत्थर को ढूंढना ही अब उनका सबसे पहला काम है, और ऐसे में उनकी जंग शुरू हुई। धोखे, चालबाजी और खतरों के बीच अब असली पत्थर की खोज एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। वे चारों बेरहमी से उस चोर से पूछताछ करने लगे। उसने किसके लिए ऐसा किया, वो लड़की पर हमला क्यों किया और पत्थर चोरी क्यों करके भागा। इतनी कठोर यातना के आगे चोर ने सब कुछ कबूल कर लिया कि उसने ये सब कुछ लड़की के पिता जॉर्ज के कहने पर किया था। जॉर्ज ने ही उसे आदेश दिया था कि वो मी पर हमला करे और वो पत्थर छीन लाए, और फिर वो रोते हुए माफी मांगने लगा। कहता रहा कि उसे सिर्फ पैसों की लालसा ने बहका दिया था, इसीलिए उसने बैग छीन लिया। अब कृपया करके उसे जाने दे। ये सुनकर एके दहल गया। कितना बड़ा झटका था ये कि जिस पिता ने उसे सबसे ज्यादा प्यार किया वही उस पत्थर के लिए अपनी बेटी पर हमला करवाने लगा। असल में जिस दिन जॉर्ज ने उस पत्थर को एके के पास देखा था, तभी से जॉर्ज का दिमाग पत्थर के लिए पागल हो गया था। उसने पत्थर पाने के लिए अपनी ही बेटी पर हमला भी करवा दिया, और अब असली पत्थर उसी लड़की के पिता के पास है। सबकी नजरें उस पत्थर पर चली गई और सबके बीच तीखी बहस छिड़ गई कि असली हकदार कौन है। इस झगड़े को देखकर एके बहुत परेशान हुआ। वो चीख कर सबको रोकने लगा और बोला कि यह पत्थर मूलतः उसके पिता के पास से आया है। उसने कहा, मेरे पिता की जान इसी कारण चली गई। मैं उसका बेटा होते हुए उसके इलाज के लिए कुछ नहीं कर पाया, और अब तुम सब इस पत्थर पर अपना दावा ठोक रहे हो। एके ने फफकते हुए कहा कि अगर पत्थर को पाना ही है तो उसे दिया जाए, या फिर सब मिलकर पैसा बांट लेंगे, पर अकेले किसी को पूरा हक नहीं मिलना चाहिए। उसकी बातें सुनकर भीड़ सन्न रह गई। वे समझ गए कि असल में यही कारण है कि वे सब इस पत्थर की खोज में लगे थे, और ये भी स्पष्ट हो गया कि बिना एके के वे कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि एक इंसान ने इस पत्थर के लिए अपने पिता को खो दिया। इससे अधिक पीड़ा और क्या हो सकती है। दुकानदार ने एके को शांत करने की कोशिश की और कहा कि हमें मिलकर सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है। तभी सभी ने मिलकर एक योजना बनाई और सीधे जॉर्ज के पास जाकर कहा कि जो भी तरीके से हो असली पत्थर उन्हें वापस चाहिए। अब एके, दुकानदार और मी सब एक पंक्ति में आ गए। पुराना दुश्मनी का भाव कुछ लम्हों के लिए रुक गया। वे सब लड़की के पिता के पास पहुंचे। जॉर्ज ये देखकर हैरान रह गया
कि उसकी बेटी के साथ इतने लोग एक साथ खड़े हैं। उसने ये कभी सोचा भी नहीं था। वो चुपचाप एक और खड़ा हो गया और सोचने लगा कि आखिर ये लोग कैसे एक दूसरे के दुश्मन होते हुए भी इकट्ठा हो गए। लड़के ने अपने साथियों के सामने सवाल उछालते हुए पिता से पूछा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने किसी चोर से मेरे ऊपर हमला करवाया और पत्थर छीन लिया। क्या तुम्हारे लिए ये पत्थर मुझसे भी बड़ा हो गया? पर जॉर्ज सन्न रह गया। उसने कुछ भी स्वीकार नहीं किया, हर तरह के इल्जाम से इनकार करता रहा। तभी लड़की उसके सामने चोर को लाई, वो चोर जो उस रात की सारी सच्चाई का गवाह था। चोर ने विस्तार से बताया कि कैसे जॉर्ज ने उसे आदेश देकर भेजा था। जब चोर ने सारी सच्चाई जॉर्ज के सामने खोल दी, जॉर्ज कुछ न कह सका। उसकी हर चाल अब बेनकाब हो चुकी है। लड़की आंसू बहाते हुए चिल्लाई, तुम इतना नीचे कैसे गिर गए? एक पत्थर के लिए तुमने मेरे ही ऊपर हमला करवा दिया। कहाँ गया वो सारा प्यार, वो सारी परवरिश? क्या झूठ थी? पर जॉर्ज उसे रोकते हुए बोला, मैंने जो किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। मैं एक पिता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम खतरे में पड़ो। मैंने बार बार तुम्हें समझाया था कि यह रास्ता कितना खतरनाक है। इस पुरातन पत्थर की खोज में कई लोगों की जान चली गई, इसीलिए मैंने तुम्हारे पास से ये पत्थर चोरी करवाया ताकि तुम इस राह से दूर रहो। बताओ, क्या मैंने गलत किया? लड़की ने उग्र स्वर में कहा, झूठ मत बोलो पापा। वो रोते हुए बोली, तुमने मुझे बचपन से ही सब कुछ से वंचित रखा। तुमने हमेशा मुझे और मेरे अधिकारों को दरकिनार कर अपने बेटे को तरजीह दी। तुम जानते हो कि मेरी प्रतिभा और काबिलियत क्या है, फिर भी तुमने मुझे अपने बिजनेस से बाहर रखा। मैं भी तुम्हारे जैसी एक सफल कारोबार के सपने देखती थी। मैं तुमसे बेहतर बिजनेसमैन बनना चाहती थी, इसीलिए मैंने अपने भविष्य के लिए ये रास्ता चुना। क्या मेरे शौक और मेरी चाहत कोई मायने नहीं रखती तुम्हारे लिए? बेटी की बातें सुनकर जॉर्ज बहुत भावुक हो गया। उसकी आंखें भर आई और वो धीरे से बोला, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने तुम्हें अपने कारोबार से दूर रखा ताकि तुम्हें किसी खतरे से बचा सकूं, पर आज तुमने मुझे समझा दिया कि मैंने तुम्हारे साथ कितना अन्याय किया। अब मैं अपनी भूल समझता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि अब मैं कभी तुम्हारे रास्ते का रोड़ा नहीं बनूंगा। जो चाहोगी वो कर सकती हो। अगर चाहो तो मेरा बिजनेस भी तुम संभाल सकती हो। मुझे भले ही तुमसे बहुत कुछ गलतफहमियां हुई हो, पर मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर लड़की भी टूट सी गई। वो अपने पिता को गले से लगा बैठी। पर तभी वहाँ एक और व्यक्ति है जिसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। वो है लड़की का भाई आसिफ, जिसे हम दुकानदार के नाम से जानते हैं। आसिफ यानी वही दुकानदार जो पत्थरों के कारोबार में लगा है। जॉर्ज ने ही बचपन में उसे सड़क से उठाकर पाला पोसा था। जॉर्ज ने आसिफ से कहा, तुम उस लड़की के बराबर के हकदार नहीं हो, क्योंकि तुम मेरा अपना खून नहीं हो। मैंने तुम्हें उठाया, तुम्हें नया जीवन दिया। तुम्हारे असली माता पिता की वजह से तुम्हारी किस्मत बुरी हुई थी, इसीलिए मैंने तुम्हें गोद लिया, तुम्हें मौका दिया, तुम्हें संभाला। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया, लेकिन अब मैं इस बिजनेस की जिम्मेदारी अपनी बेटी को दूंगा। ये सुनकर आसिफ के दिल में आग से भड़क उठी। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि वही आदमी जिसे वो अपना पिता समझता आया था, उसे सब कुछ से वंचित कर रहा है। आसिफ का रोष काबू से बाहर हो गया। उसने गुस्से में पिस्तौल निकाल ली और भीड़ पर गोली चलाकर धमकी दी। सभी स्तब्ध हो गए। किसी ने सोचा भी न था कि आसिफ इतना खूनी कदम उठाएगा। ठीक उसी वक्त एके वहां आ गया। वो भी भावुक था। उसने आंसू भरे स्वर में आसिफ से कहा, तुम एक छोटे से पत्थर के लिए अपने पिता और बहन को मार डालना चाहते हो। जिन लोगों ने तुम्हें सालों से पाला पोसा, तुम्हारा ख्याल रखा, किसी भी पत्थर की कीमत इंसान की जिंदगी से ऊपर कभी नहीं हो सकती। उसके शब्दों में सच और दर्द दोनों है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। आसिफ का हाथ कांपा, पिस्तौल नीचे झुकी। मन में कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। उस कमरे में प्यार, शिकायतें, धोखा और पछतावा सब एक साथ उबल रहे हैं। तभी कुछ पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे। उनका हेड अफसर नामी है। नामी ने जॉर्ज से वो पत्थर दिखाने की बात कही। जॉर्ज ने एक बड़ा बक्सा खोला। उसमें कई पत्थर रखे हैं जो आपस में एक जैसे दिखते हैं, पर अब उनमें से केवल एक पत्थर ही असली है। नामी ने वो असली पत्थर हाथ में लिया और सबको 30 साल पहले की एक घटना सुनानी शुरू की। उस वक्त एक चोर ने इस पत्थर के लिए मालिक को मार दिया था। उस मालिक का असली नाम बोसरात था। नामी ने बताया कि बोसरात वास्तव में एक सुल्तान जैसा बड़ा कलेक्टर था और उसने प्राचीन चीजों का भंडार कर रखा था। सरकार ने जब ये सब देखा तो उन्होंने बोसरात की कलेक्शन जब्त करने की कोशिश की, पर उसे वो एंटिक पत्थर नहीं मिला क्योंकि बोसरात ने उसे छिपा रखा था। कुछ ही दिनों बाद
बोसरात की हत्या कर दी गई और आखिरकार वो एंटिक पत्थर चोरी हो गया। ये सब सरकारी संपत्ति बन गया और मामला पुलिस के पास गया। नामी ने फिर कहा कि जब उन्होंने उस केस की गहराई से जांच की तो जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था। उस पत्थर की चोरी और बोसरात की हत्या में असल चोर कोई और नहीं बल्कि आपके अपने पिता थे। नामी ने साफ कहा, जांच से पता चला है कि आपके पिता ने बोसरात की हत्या कराई और पत्थर अपने पास छिपा लिया। एक ही ये सुनकर स्तब्ध रह गया। वो जिसने उसे बचपन से प्यार किया, क्या वही किसी की हत्या करवा सकता है सिर्फ एक पत्थर के लिए? ये स्वीकार करना उसके लिए बेहद कठिन था। विक्टर भी हक्का बक्का रह गया क्योंकि वो बोसरात का बेटा था। अब जब उसे पता चला कि उसके पिता की हत्या के पीछे एके के पिता का हाथ है तो उसके अंदर बदले की आग भड़क उठी। फिलहाल वो चुप रहा पर अपने भीतर किसी दिन प्रतिशोध लेने की चिंगारी जगा रहा था। जब नामी उस अनमोल पत्थर को अपनी हिफाजत में लेकर वहां से निकली तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि जो पत्थर उनके पास है वो असली नहीं बल्कि नकली है। असल पत्थर में कुछ खास निशान था जो इसमें नहीं है। नामी समझ गया कि जॉर्ज ने शायद उसे धोखा दिया है। उसका गुस्सा आसमान छू गया। वो तुरंत जॉर्ज से बोला, अगर तुमने हमें असली पत्थर नहीं दिया तो मैं तुम्हारे खिलाफ सरकारी केस दर्ज कर दूंगा। लेकिन जॉर्ज कोई आम आदमी नहीं, वो चालाक, अनुभवी और बुद्धिमान है। वो मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? मेरी उम्र जरूर बढ़ गई है पर दिमाग अब भी तेज है। तुम असल में खुद इस पत्थर पर कब्जा करना चाहते हो। जो केस तुम आज उठा रहे हो वो जो 30 साल पुराना है, जहाँ 20 साल पुराने केसों की जांच तक बंद कर दी जाती है, वहाँ 30 साल पुरानी बात का कोई मतलब नहीं बचता। तुम्हारी चाल मैं भांप चुका हूँ। जॉर्ज की बातों से नामी का सच सामने आ गया। उसके झूठ का पर्दाफाश हुआ। वो गुस्से में अपनी बंदूक निकालकर जॉर्ज को असली पत्थर देने का आदेश देता है। अब माहौल में तनाव फैल गया। दोनों में झगड़ा होने ही वाला था कि तभी विक्टर हाथों में बंदूक निकाल लेता है। वो सबको डराने के लिए हवा में गोली चलाता है, लेकिन जॉर्ज नहीं डरता। वो भी अपनी बंदूक उठाता है और अपने आदमियों को आदेश देता है कि विक्टर को रोको। वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई किसी न किसी को मारने पर उतारू है। एक ही वहीं खड़ा सब देख रहा है। वो बिल्कुल असहाय है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। उसे तो ये भी नहीं समझ आया कि विक्टर गोली क्यों चला रहा है। फिर विक्टर अपना आपा खो देता है और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। वहाँ मौजूद सारी चीजें टूट फूट जाती है। चारों ओर चीखें गूंजने लगती है। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश में लगा है। थोड़ी देर बाद जब गोलियां थमती है तो चारों ओर सन्नाटा छा गया। लगभग सभी मर चुके हैं। पूरा माहौल मानो मौत की खामोशी में डूब गया। जिस पत्थर के लिए नामी ने शोहरत पाने का सपना देखा था, वही पत्थर उसकी बर्बादी का कारण बन गया। जॉर्ज जो लालच में अंधा हो गया था, वो भी अपनी जिंदगी गंवा बैठा। आसिफ जिसने इस पत्थर के लिए सब कुछ दांव पर लगाया था, उसके भी सारे सपने राख में बदल गए। एक मामूली से पत्थर ने कितनी जिंदगियां निगल ली, लेकिन किस्मत से एक ही जिंदा बच जाता है। गोलियों की बौछार में एक भी गोली उसे नहीं लगी। वो धीरे धीरे उठा, तभी देखता है कि विक्टर उसकी ओर बढ़ रहा है। विक्टर कहता है, मैं अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता हूँ। तुम्हारे पिता ने जिस व्यक्ति बोसरात की हत्या की थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पिता थे और वो पत्थर मेरे पिता का था। अब मैं उसे वापस चाहता हूँ। यही मेरा बदला होगा। एके के पास सच में वही असली पत्थर था। विक्टर ने बंदूक उठाई और एके पर गोली चलाने ही वाला था कि तभी पीछे से एक और गोली चली। गोली जाकर विक्टर को लगी। एके ने पीछे मुड़कर देखा। वो मी थी जो अभी जिंदा है, हालांकि घायल और लहूलुहान। वो किसी तरह मौत से लड़ते हुए एके को बचाने आ गई। एके हैरान है, जैसे वो अब तक अपना दुश्मन मानता रहा, वही आज उसकी जान बचा रही है। वो उसकी प्रति कृतज्ञता से भर गया, लेकिन जैसे ही वो उसे धन्यवाद देने बढ़ा, लड़की का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में लालच चमक रही है। वो फिर गुस्से में आ गई और एके पर गोलियां चलाने लगी। असल में उसने एके की जान सिर्फ इसीलिए बचाई थी क्योंकि असली पत्थर अब भी उसके पास है। वो पत्थर के लालच में एके को जिंदा रखना चाहती थी। एके ये देखकर हक्का बक्का रह गया। क्या लोग एक पत्थर के लिए इतना नीचे गिर सकते हैं? किसी तरह वहां से भाग निकलता है। उसकी जान तो बच गई, पर मी ज्यादा देर जिंदा नहीं रही। भारी खून बहने से वो मर जाती है। आखिर में जब सब खत्म हो गया तो चारों तरफ बस मौत और सन्नाटा है। सिर्फ एके बचा है और उसके हाथ में वही पत्थर। वो पत्थर को देखता रहता है, सोचता है
कि क्या ये सच में उसकी किस्मत बदल सकता है। पर उसके दिल में अब कोई लालच नहीं बचा। उसे एहसास हुआ जिस पत्थर के लिए इतने लोग मारे गए वो कभी किसी काम का नहीं हो सकता। उस पत्थर ने इंसानों को जानवर बना दिया। एके उस पत्थर को देखते हुए लंबे समय तक खामोश बैठा रहा और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आप एके की जगह होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर लिखें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।